अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लातादाद दरूद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर। एक डॉक्टर साहबा ड्यूटी पर मामूर थी, एमरजेंसी केस आया, ख़ुदकुशी का ये केस था। डॉक्टर साहब कहती हैं कि मेरे 8 साल के कैरियर में इस तरह का केस कभी भी नहीं आया था। इतनी प्यारी लड़की, इतनी खूबसूरत लड़की, उसने ख़ुदकुशी की हुई है। मैंने जल्दी से उस लड़की को पकड़ा और ऑपरेशन थिएटर के अंदर ले गई। ऑपरेशन थिएटर से जब बाहर आई तो मैं देखती हूँ उस लड़की के साथ उसका बाप, उसकी माँ मौजूद थी। बाप को देख कर यूँ लग रहा था अच्छी पर्सनैलिटी की ये मालिक है। तो मैंने उनसे कहा कि अब आपकी बेटी ख़तरे से बाहर है। बाप बड़ा खुश हुआ और छलकती आंखों के साथ बाहर गया और गरीबों गुरबा लोगों के अंदर उन्होंने जाकर कुछ चीज़ें तकसीम करना शुरू कर दी। इतने में मैंने आमना की, जो उस बच्ची का नाम आमना था, उसकी वालदा को लिया और अपने ऑफिस में आ गई। ऑफिस में जाकर मैंने उनसे पूछा कि क्या माजरा है, आमना इतनी हसीन है, खूबसूरत है, आप भी अच्छे घर के लग रहे हैं, तो आमना ने क्यों ये ख़ुदकुशी की है? माँ ने अपनी नम आँखों के साथ कहा कि अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह ताला ने हर नेमत से नवाजा है। बात यह है कि हर वालदैन की तरह हम भी ये चाहते थे कि हमारी बेटी अपने घर में चली जाए, अपने घर में हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारे। तो हमने ये फ़ैसला किया और आमिना से इसके बाप ने पूछा कि बेटा अगर आपकी कोई पसंद है तो हमें बता दो, हम आपकी शादी वहाँ कर देते हैं। आमिना नेक सीरत बच्ची थी, उसने कहा कि नहीं अबू, जो आपकी पसंद होगी वो मेरी पसंद होगी, आपका जहाँ दिल चाहता है आप मेरी शादी कर दें। अब मैंने और आमिना के जो वालिद गिरामी हैं, हमने रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। कुछ दिन बाद एक फैमिली आई आमिना को देखने के लिए। अब जब फैमिली आई तो वो आमिना के कमरे में भी गए, कभी आमिना के हाथ की उन्होंने चाय पी, कभी खाना, कभी यानी काफ़ी उन्होंने आमिना को परखा। फिर उसके बाद वो चले गए और कुछ दिन बाद उन्होंने ये रिप्लाई भेजा, जवाब भेजा कि हम इस रिश्ते से इनकार करते हैं। आमिना को तो मेहमान नवाजी का पता नहीं है। आमिना ने जब लड़के की माँ को चाय पेश की थी तो टेबल के ऊपर रख दी थी, वो उनको दी क्यों नहीं थी? उसको मेहमान नवाजी नहीं आती, सो हम ये रिश्ता नहीं करना चाहते। आमिना के लिए ये फर्स्ट टाइम था और यकीनन पहली दफ़ा अगर रिश्ता टूट जाए तो बड़ा अफसोस और दुख होता है। ये तो वो बेटियां ही जान सकती हैं जिनका उनके साथ ऐसा होता है। आमिना बड़ी रोई, लेकिन माँ बाप के हौसलों ने आमिना को एक दफ़ा फिर तैयार किया और एक दफ़ा फिर फैमिली आई। अब जब नाज़रीन दूसरी फैमिली आई, आमिना ने उनका इस्तकबाल ऐसे किया कि उनकी जूतियाँ तक उतारी, जूतियाँ उनकी उतारी। फिर उन्होंने भी आमिना को देखा। देखने के बाद उन्होंने भी कुछ दिन बाद जवाब भेजा कि आमिना को तो जीने लगे हुए हैं, आमिना को तो पता ही नहीं हमने नहीं रिश्ता करना। आमिना और उसके वालिद और मैं उसकी वालदा, हम बड़ा रोए। फिर ऐसे ही चलता रहा, रिश्ते आते रहे। तकरीबन 8 साल के अंदर कितने ही रिश्ते आए हैं। कभी वो कोई ऐब निकालते, कभी वो कुछ ऐब निकालते, कभी कुछ ऐब निकालते। और अब तो लोग ये कहना शुरू हो गए कि आमिना बूढ़ी होगी, हमने रिश्ता नहीं करना। वो जो माँ है आमिना की, वो डॉक्टर साहब से बताती हैं कि डॉक्टर साहब अब 2-3 दिन पहले एक रिश्ता आया, एक बीबी ने बड़े ही जुमले गलत अदा किए, कहा कि अगर आप ज़्यादा मजबूर हैं तो मेरा एक रिश्तेदार है जिसकी 48 ईयर एज है, यानी 48 साल उम्र है, दुकान उसकी अपनी है, अगर तुम ज़्यादा मजबूर हो तो मैं उसके साथ तुम्हारी बेटी की शादी कर देती हूँ। जब ये बात हुई, आमिना ने ये बात सुनी तो वो माँ कहती कि सारा दिन आमिना मेरे गले के साथ लग के रोती रही और बार बार यही कहती थी कि अब बेटियाँ घरों में बोझ होती हैं, क्या ऐब है मुझ में जो लोग मुझे पसंद नहीं करते। और मेरा मनहूस साया मेरी छोटी गुड़िया के ऊपर भी जो है ना पड़ रहा है, वो भी घर में बैठी बूढ़ी हो रही है, वो भी बाप की दहलीज पर बूढ़ी हो रही है। माँ अपनी नम आँखों से अपनी सिस्टियों में ये कहानी सुना ही रही थी कि वार्ड बॉय आया और उसने बताया कि आमिना को होश आ गया। माँ तेज़ रफ्तार में दौड़ी, आमिना के पास गई, आमिना को गले के साथ लगाया और आमिना भी रो रही है, माँ भी रो रही है। इतने में बाप वार्ड के अंदर आया। आमिना ने अपनी माँ को छोड़ा और बाप के गले लग के रोना शुरू हो गई और खूब रोई और कहने लगी, बाबा बेटियाँ माँ बाप के ऊपर बोझ होती हैं, पापा आपने मुझे क्यों बचाया है, मुझे मरने देते, मेरा मनहूस साया घर से निकलने देते, पापा मैं मर जाती तो शायद मेरी छोटी गुड़िया की शादी हो जाती। आमिना भी रो रही थी, बाप भी रो रहा था और वो माँ भी रो रही थी। तो डॉक्टर साहब कहती हैं कि मैंने आमिना को इंजेक्शन दिया। इंजेक्शन देने के बाद दोनों माँ और बाप को
اپنے آفس میں لے کر آئی اور ان سے کہا کہ میں آپ سے آمنہ اور آمنہ کی چھوٹی بہن کا رشتہ مانگتی ہوں، میرے 2 بھائی ہیں ڈاکٹر، تو میں آپ سے رشتے کا سوال کرتی ہوں۔ اب وہ رشتہ ان کے ساتھ ہو گیا، باپ پھر بھی رو رہا تھا۔ ناظرین، اب جب وہ رو رہے تھے، اب ان کی آنکھوں میں جو آنسو ٹپک رہے تھے وہ خوشی کے آنسو تھے، اور ڈاکٹر صاحب نے ان کے ساتھ شادی کی۔ ناظرین، میں صرف آپ کو ایک ہی اس میں یہ کہوں گا کہ یہ ایک چھوٹی سی سٹوری بتا کر آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، خدا کے لیے آپ جب کسی کی بہن، کسی کی بیٹی پر عیب نکالتے ہیں نا، اس جگہ اپنی بیٹی کو رکھ کے دیکھا کریں۔ آج ہم کسی میں عیب نکالیں گے، کل کو ہماری بیٹی، ہماری بہن کے اوپر بھی عیب نکالے جائیں گے۔ ہم عیب نکالتے ہیں، یار دیکھو اللہ تعالیٰ ہمارے عیبوں کے اوپر پردے ڈالتا ہے، ہم انسان ہو کے انسانوں کے عیبوں کے اوپر پردے نہیں ڈالتے بلکہ ان کو افشاں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر عیبوں کی بات کی جاتی ہے تو عیب لڑکیوں سے زیادہ لڑکوں میں ہوتے ہیں، لڑکوں کی تعداد زیادہ ہے جن میں عیب ہوتے ہیں، لیکن ہم لڑکیوں میں عیب نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ عورت کے ساتھ شادی کرنی، کسی حور کے ساتھ تو شادی نہیں کرنی۔ غلطیاں ہر کوئی کرتا ہے، کوئی یہاں پر ایسا ہے جو غلطیوں سے پاک ہوگا؟ ناظرین، خدا کے لیے جب بھی کہیں رشتہ دیکھنے جائیں عیب نہ نکالا کریں۔ آپ کے یہ عیب آج بھی دیکھ لیں، آپ کے یہ عیبوں نے کتنی لڑکیوں کو قبر کے اندر دھکیل دیا ہے۔ آج جہیز کے لالچی الگ الگ قسم کی ڈیمانڈز کرتے ہیں، جس وجہ سے ماں باپ بیٹیوں کی شادیاں نہیں کر پاتی، اور وہ آج بھی ایسی، آپ کے بھی ارد گرد ایسی بچیاں ہیں جو گھروں میں بیٹھی بوڑھیاں ہو رہی ہیں، ان میں عیب نکالے جاتے ہیں۔ تو خدا را اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، بیٹیوں میں عیب نہ نکالا کرو، آپ کے عیب بیٹیوں کو قبروں کے اندر دھکیل رہے ہیں۔